नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। और आप लोगों के पास अभी 2025-26 का बजट आया है, जिसमें लगभग 2 से 3 प्रश्न हर एग्ज़ाम में इससे पूछे जाएंगे। और इससे रिलेटेड आपको MCQ तैयार कराने के लिए हमारे चैनल में हमने वीडियो लाया है, और यह वीडियो से आपको टॉप 30 MCQ मिलने वाले हैं। इस वीडियो से आपको टॉप 30 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात, ये बजट वर्ष जो है आप ध्यान रखेंगे 2025-26 का है, 2024-25 का नहीं है, 2025-26 का है। तो पहला क्वेश्चन जो बजट के प्रावधान से है, जो कि संवैधानिक प्रावधान उससे है, बजट प्रस्तुत करने से पहले किसे मंजूरी लेनी होती है? किससे मंजूरी लेनी होती है बताएंगे आप? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्तीय सचिव। तो दोस्तों, कभी भी बजट अगर संसद में प्रस्तुत होता है तो आप एम लक्ष्मीकांत की किताब में देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी है। संसद में कभी भी पेश होगा तो राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी है। राष्ट्रपति के अप्रूवल के बाद ही संसद में बजट पेश होता है। तो इस वर्ष में जो 2025-26 का बजट पेश हुआ, जो कि निर्मला सीतारमन ने किया, वित्त मंत्री हमारी जो है वो निर्मला सीतारमन है, मैं लिख देता हूं, निर्मला सीतारमन है ना। इन्होंने जो बजट पेश किया संसद में, वो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद किया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हमारे संविधान में बजट किस नाम से जाना जाता है? बताएंगे किस नाम से जाना जाता है? मैंने शुरू में ही लिख दिया दोस्तों, ये देखिए, ये वित्तीय विवरण लिखा है, वित्तीय विवरण 2025-26। तो बजट कोई संवैधानिक नाम नहीं है। वित्तीय विवरण एक संवैधानिक नाम है। बजट में 112 आर्टिकल के तहत, 112 आर्टिकल के तहत संविधान में एक प्रावधान है कि प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्री के द्वारा संसद में बजट पेश किया जाएगा। किसकी अनुमति से? राष्ट्रपति की अनुमति से। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 होगा, आर्टिकल तो 266 संचित निधि, 266 जो है संचित निधि से रिलेटेड, इसको कंसोलिडेटेड फंड भी बोला जाता है, से पैसे निकालने के लिए किन से इजाजत लेनी होती है? देखिए, अगर कंसोलिडेटेड फंड से अगर आपको किसी भी प्रकार के पैसे निकालने हैं, वो एक संचित निधि है, उससे पहले आपको अनुमति लेनी होती है। किन से अनुमति लेनी होती है बताएंगे आप? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या संसद? बताएंगे। संसद से। तो दोस्तों, राष्ट्रपति से ही अनुमति लेनी होती है। किससे लेनी होती है? राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होती है। अगर आप किसी भी प्रकार के संचित निधि से विड्रॉल करते हैं तो राष्ट्रपति से आपको अनुमति लेनी होगी। इसीलिए बजट प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए, बजट से संबंध किस अनुच्छेद के तहत संविधान में प्रावधान है? बताइए। जो बजट से संबंधित जो अनुच्छेद है 112 से लेके 117 तक, 112 से लेके 117 तक, आप मुझे बताएंगे किस भाग में है। मैंने आपको अनुच्छेद बताया, आप मुझे भाग बताएंगे कि कौन से भाग में बजट से रिलेटेड प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कितने लाख तक के आय में टैक्स के लिए छूट दी गई है? 2025-26 की बात हो रही है इस बजट में। 12 लाख तक अगर आपका इनकम है तो आपको 0% टैक्स लगेगा। इससे पहले यह लिमिट 8 या 9 लाख थी, अभी वर्तमान में ये 12 लाख कर दी गई है। 12 लाख तक की लिमिट में किसी भी प्रकार से कोई भी ब्याज नहीं देना पड़ेगा, कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा सरकार को। क्वेश्चन नंबर 6 है, बजट बनाने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? मंत्रालय तो सभी जानते हैं दोस्त, वित्त मंत्रालय जिम्मेदार है, लेकिन उससे पहले आप मुझे बताएंगे स्पेसिफिक। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर में बजट डिवीजन होता है, जो कि 1 महीने पहले को सभी अधिकारियों को फोन डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, परिवार से संपर्क डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, ताकि ये इतना ज़्यादा सेंसिटिव होता है बजट की हर एक कागज, ताकि उसको किसी भी प्रकार से दूसरे से संपर्क उसको बाधित कर दिया जाता है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव होता है। और बजट के दिन, अगर आपको एक चीज़ और बताऊँ, अगर बजट पेश करने से पहले बजट लीक हो जाता है, अगर बजट एक्सपोज हो जाता है बजट संसद में पेश करने से पहले, तो वित्त मंत्री और सरकार दोनों को इस्तीफा देना होता है दोस्तों। अगर बजट लीक हो गया तो वित्त मंत्री और सरकार दोनों को इस्तीफा देना होता है। ये बात ध्यान रखेंगे आप। सिर्फ वित्त मंत्री नहीं, सरकार को भी इस्तीफा देना होता है, क्योंकि बजट इतना सेंसिटिव और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप के तहत किस संस्था में 10,000 फेलोशिप देने की योजना बनाई गई? तो हम पूरा कंप्लीट अभी जो बजट पेश हुआ है ना उसकी बात कर रहे हैं। ध्यान रखेंगे, हर बार बजट 2025-26 की बात होगी। तो IIT और IISc जो बेंगलोर में है ना दोस्तों, बेंगलोर में है, और जितने भी IIT हैं वहां पे फेलोशिप कराई जाएगी, प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप।
इसमें ध्यान रखेंगे क्या क्या नहीं है, इसमें IIM नहीं है, एम्स नहीं है, आप ये चीज ध्यान रखेंगे। तो IIT और IISc। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सबसे ज्यादा बार बजट किस वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया है? अभी तक जब से हमारा देश आजाद हुआ है 1947 के बाद भी बजट पेश होते गए, और 1950 के बाद हमने जब संविधान को अपनाया था तब से बजट पेश हो रहे हैं। तो सर्वाधिक बार कौन से मंत्री ने बजट पेश किया? बताएंगे मोरारजी देसाई, पी चिदम्बरम, निर्मला सीतारमण या डॉक्टर मनमोहन सिंह? बताइए। सर्वाधिक बार मोरारजी देसाई ने पेश किया है, 10 बार। 10 बार मोरारजी देसाई ने वित्त मंत्री होते हुए इन्होंने बजट पेश करी है संसद में। उसके पी चिदम्बरम कितने बार किए हैं दोस्तों? 9 बार। और निर्मला सीतारमण जो है इससे पहले 7 बार करी थी, लेकिन ये 8वां नंबर का है। 8 बार लगातार इन्होंने बजट पेश किया। लगातार के क्रम में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक बार निर्मला सीतारमण आएंगे जो वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। अगर रुक रुक कर कुल मिला के सर्वाधिक बोला जाएगा तो मोरारजी देसाई का नाम आएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है दोस्तों? कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सर्वाधिक बार अगर पूछा जाएगा तो मोरारजी देसाई, लेकिन लगातार सर्वाधिक बार पूछा जाएगा तो निर्मला सीतारमण, 8 बार इन्होंने किया है। सबसे लंबा बजट भाषण किस वित्त मंत्री का था? बताएंगे। सबसे लंबा बजट भाषण, तो लंबा के क्रम में ना 2 मायनों में है। एक तो अगर शब्द काउंट करेंगे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम आएगा। अरे 1 मिनट, सबसे लंबा अगर बात की जाएगी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, शब्दों के हिसाब से 1991 में जो बजट पेश हुआ था डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, उसमें 18,650 शब्दों का उन्होंने यूज किया था और सबसे लंबा भाषण दिया था। लेकिन अगर टाइम के हिसाब से देखा जाएगा तो 2020 में निर्मला सीतारमण ने 2 घंटा 42 मिनट का भाषण दिया था। 2 घंटा 42 मिनट का भाषण इन्होंने दिया था 2020 में निर्मला सीतारमण, जो उस समय भी वित्त मंत्री थी और वर्तमान में भी वित्त मंत्री है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अब इसको दोस्तों मैं इसके हिसाब से बताता हूं, क्योंकि लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि बजट का पूरा ब्यौरा है, ताकि आप लोग को बेहतर तरीके से और समझ में आएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% पहले थी। आप सभी ने पढ़ा होगा FDI, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, से बढ़कर कितना प्रतिशत किया गया है दोस्तों? 100% कर दिया गया है। 100% कोई भी बीमा क्षेत्र में अब विदेशी कंपनियों के द्वारा निवेश किया जा सकता है। जैसे आप लोग सभी सुनते हैं ICICI, HDFC लाइफ, एर्गो, इफ्को, टोक्यो, ये सब सारी इंश्योरेंस कंपनी है। यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट साइड में बीमा क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% कर दी गई है। आप ध्यान रखेंगे, पेपर में आ सकता है 100% बीमा क्षेत्र में कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। बजट 2025-26 में सर्वाधिक बजट किस मंत्रालय को दिया गया है? आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में स्क्रीन में प्रमुख मदों का व्यय, है ना। सबसे पहले रक्षा मंत्रालय दिया है 4,91,000 करोड़, 4,91,732 करोड़। रक्षा मंत्रालय को सबसे ज्यादा बजट में प्रावधान किया गया, मत दिया गया है। देखिए प्रमुख मत दिया हुआ है, तो क्योंकि हमारे देश में रक्षा इतना वल्नरेबल चीज है और इतना हमारे 3 सेनाएं काम कर रही है, वायु सेना है, थल सेना है, जल सेना है ना। उसके अलावा कोस्ट गार्ड है, विभिन्न अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस है, CRPF है, ITBP है, CISF है, BSF है, SSB है, बहुत सारे 7-8 अलग अलग IB है। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस को इनके द्वारा फंड दिया जाता है। लेकिन सेना के लिए ये जो रक्षा मंत्रालय है 4,91,732 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है, जो कि पहले क्रम में है। दूसरे नंबर में देखिए ग्रामीण विकास को दिया गया 2,66,817 करोड़, 2,66,817 करोड़ सेकेंड नंबर में ग्रामीण विकास को दिया गया, ध्यान रखेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। दूसरे क्रम में बजट किस मंत्रालय को दिया गया? तो किसको दिया गया बताइए? ग्रामीण विकास विभाग को 2,66,817 करोड़, आप ध्यान रखेंगे। तीसरे नंबर में गृह मंत्रालय को दिया है 2,33,211 करोड़, 2,33,211 करोड़ गृह मंत्रालय को दिया। इसी क्रम में आप देखेंगे जैसे जैसे कम होता गया है वैज्ञानिक विभाग को कम दिया गया। लेकिन अभी भी शिक्षा और स्वास्थ्य में भारत सरकार के द्वारा कम पैसे खर्च किए जा रहे हैं, इसको बढ़ाने की जरूरत है, ताकि युवाओं को अच्छे और बुजुर्गों को अच्छे स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों मिल सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंटरेस्टिंग है। बजट वर्ष क्या होगा बताएंगे दोस्तों? 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के लिए यह बजट प्रस्ताव किया गया है, ध्यान रखेंगे। प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को
अभी आप देख रहे हैं आज के दिन अगर वीडियो देख रहे हैं तो ये 1 फरवरी है और आज ही के दिन यह बजट पेश हुआ है 1 फरवरी। यह बजट जो होगा वो 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक का प्रावधान रखें। ये बहुत लोग गलती करते हैं, इसमें 2024 से 2025 लिख देंगे या अप्रैल की जगह में मार्च कर देंगे। आप इस चीज़ का खास ध्यान रखेंगे। बात कर लेते हैं फिजिकल डिफिसिट की, जिसको घाटा बोला जाता है, चालू घाटा बोला जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बजट 2025-26 में फिजिकल डिफिसिट कितना परसेंट रहा है ना, कितना परसेंट है। देखिए फिजिकल डिफिसिट क्या बोलते हैं उसको मैं समझाता हूँ। अगर किसी भी प्रकार से कोई भी देश अगर फिजिकल डिफिसिट उसका माइनस में है, मतलब घाटे में है, तो माना जाता है कि अच्छा है। घाटे में क्यों? क्योंकि अलग से और पैसे जो है भारत में या कोई भी देश में निवेश होता है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, शिक्षा के डेवलपमेंट में बेहतर माना जाता है। अगर सरकार पैसे बचा रही है तो पॉजिटिव है, तो उसको नुकसान माना जाता है किसी भी डेवलपमेंट या डेवलपिंग कंट्री के लिए। तो वर्तमान में क्या है, हमारा जो चालू घाटा है, मतलब फिजिकल डिफिसिट है 2025-26 के हिसाब से यहाँ देखेंगे 4.4% है। कहा जाता है कि यह घाटा 9% तक चला गया था कोविड के समय, कोरोना के समय जब 2021 में था, तो उस समय आप देखेंगे 9% तक का ये फिजिकल डिफिसिट था। जो इकोनॉमिक्स पढ़े हुए समझ पा रहे होंगे कि 9% कितना भयानक है किसी इकोनॉमी के लिए। लेकिन वर्तमान में हम धीरे धीरे कम करते हुए सरकार 6.7 से 4.4 में लाई है। तो आपको ये ध्यान रखना है, वर्तमान में 4.4% फिजिकल डिफिसिट है। अगर क्वेश्चन में आएगा तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15वां। लेफ्ट साइड के स्क्रीन में देखिए दोस्तों, मैं इसका कलर चेंज करता हूं ताकि थोड़ा और अच्छा आएगा। ग्रीन कलर नहीं, रेड कलर लेते हैं ना। रेड कहाँ है भाई, ये कलर लेते हैं। देखिए रुपए कहाँ से आता है और रुपए कहाँ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रुपए को 100 रुपए माना गया है या 100% मान लीजिए, और इसके हिसाब से देखेंगे कि पैसे कहाँ आ रहे। सरकार को 100 रुपए जो आता है वो किस किस मदों में खर्चा करती है, और अगर 100 रुपए आता है तो कहाँ से किस प्रकार से 100 रुपए का सरकार कंजप्शन करती है। तो अब 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, सरकार को सर्वाधिक किस स्रोत से पैसे प्राप्त होते हैं, यहां से कहां से आता है, ये वाले से हम देखते हैं। देखो आयकर है 22%, मैं इसको जूम कर लेता हूं। इनकम टैक्स है 22%, मतलब 22% सरकार सिर्फ इनकम टैक्स से कमा लेती है। कितना अच्छा चीज है यार, बताओ, सरकार को कमाना ही नहीं पड़ता। हम लोग जो कमाते हैं या बाकी लोग जो कमाते हैं उससे 22% इनकम सरकार खुद कमा लेती है। तो उसके 24% देखें उधारी और अन्य देनदारी से, 24% ये हो गया उधारी से। केंद्रीय उत्पाद शुल्क जिसको सेल्स टैक्स बोलते हैं 5% हो गया। जीएसटी से कितना 18%, निगम कर कारपोरेशन टैक्स से 17%। अगर कोई दोस्त बहुत पहले से तैयारी कर रहे होगा एग्जाम के, तो सब जानते हैं कि पहले कारपोरेशन टैक्स, निगम टैक्स को सबसे ज्यादा आय का स्रोत माना जाता था केंद्र सरकार के। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी निकलती है ना, उससे निगम टैक्स मिलता है। ठीक है, सीमा शुल्क 4%, गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां, गैर कर प्राप्तियां, ये इस तरीके से। तो हम देखते हैं कि सर्वाधिक अगर देखें तो 24% हमको दिख रहा है दोस्तों। ये 24% उधारी और अन्य देनदारी से। तो हमको ये समझना है कि 24% जो है, 24% सरकार को उधारी और देनदारी से मिल रहा है, जो कि सर्वाधिक 100 रुपए में से मिलता है। मतलब 100 में से 24 रुपए सरकार को इस क्षेत्र से मिलता है। सेकंड नंबर में क्या है, इनकम टैक्स 22%। सेकंड नंबर में क्या है दोस्तों, इनकम टैक्स। 16 नंबर के क्वेश्चन देखेंगे, सरकार के इनकम टैक्स से कितना प्रतिशत पैसे प्राप्त होते हैं, 22%। पेपर में इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि दूसरे क्रम में, सेकंड नंबर में सरकार को सबसे ज्यादा आय किस स्रोत से प्राप्त होता है, तो आपका आंसर आएगा इनकम टैक्स। प्रथम क्रम में पूछा जाएगा तो उधारी और देनदारी से। उधारी और देनदारी को और डिफाइन करता हूं, सरकार को क्या है, अपने खर्चा चलाने के लिए विदेशों से, वर्ल्ड बैंक से, जैसे वर्ल्ड बैंक है ना अमेरिका में, या फिर एशियन बैंक है, या फिर ब्रिक्स है, आप सभी लोग पढ़े होंगे के हिसाब से जानते हैं। तो इन सबसे उधारी लेना पड़ता है ताकि वो अपनी ज़रूरतों को, जो समाज कल्याण है, जनता के लिए, सेना के लिए, वो पूर्ति कर सके। किसी किसी राज्य को सब्सिडी देना पड़ता है, तो इन सब चीज़ों के लिए उनको उधार लेना पड़ता है। तो ये इस क्रम में हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सरकार को जीएसटी एवं अन्य क्षेत्र से कितना प्रतिशत पैसे प्राप्त होता है। थोड़ी देर पहले बताया हूँ दोस्तों, आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। 18% लगता है, 18% जो है जीएसटी से इनको प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वित्त मंत्री सीतारमन के द्वारा कौन से 4 शब्द स्पीच में शामिल किया गया। ये 4 शब्द इतना इंपॉर्टेंट है, मैं इसको देखिए लेफ्ट साइड के स्क्रीन में देखिए। मैं ये बजट के पूरा वेबसाइट से डाउनलोड किया दोस्तों, इकोनॉमी के वेबसाइट से, उससे आधार पे आपको बता रहा हूँ ये सारी चीजें। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी,
ये 4 चीज है, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। इन 4 चीजों को निर्मला सीतारमन ने हाईलाइट किया है कि गरीबों का उत्थान करना है, युवाओं को रोजगार देना है, और अन्नदाता जो है हमारे मतलब किसान, अन्नदाता मतलब किसान, इनका आय बढ़ाना है, जितने भी उनकी इनकम है उसको डबल करना है, और नारी की सुरक्षा को इंश्योर करना है, किसी भी प्रकार से अचूक ना हो। तो दोस्तों 18 नंबर के क्वेश्चन का आंसर ये था। ये 4 शब्द आपको याद रखना है। आप युवा हैं, डेफिनेटली आप उसमें हो सकते हैं, और अन्नदाता भी आप हो सकते हैं, और जो महिला पढ़ रही है वो नारी भी हो सकती है, गरीब कोई भी हो सकता है, हम भी गरीब हो सकता है, आप भी, और सभी गरीब ही हैं ऐसा लगता है कभी कभी। तो 18 नंबर के क्वेश्चन को ऐसा समझना है आपको, पैसे वाले तो है नहीं। 19 नंबर के क्वेश्चन देखेंगे, निगम कर से, कारपोरेशन टैक्स से सरकार को कितना प्रतिशत पैसे प्राप्त होता है। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, है ना, उस स्क्रीन में देख लीजिए 17%। तो आप क्रम याद कर लीजिए दोस्तों, सबसे ज्यादा ना सरकार को ये उधारी वाले से प्राप्त होता है 24%, उसके बाद इनकम टैक्स से 22%, फिर उसके बाद जीएसटी से 18%, और उसके बाद 17% निगम टैक्स है। ठीक है, इसको मैं हटा लेता हूं। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। मैं ये एमसीक्यू क्वेश्चन इसलिए लाया हूं दोस्तों ताकि इससे प्रश्न सीधा एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम बजट को तो पढ़ लेते हैं लेकिन उसके बाद हमें ध्यान नहीं होता है। अब देखते हैं पैसा सरकार को कहां से जाता। अभी हमने देखा कि सरकार को पैसे कहां से आता है, अब जाता कहां से ये देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जाता कहां है। ठीक है, सरकार को किस स्रोत में सर्वाधिक प्रतिशत पैसे देना होता है, मतलब जाता है, बताओ। इसमें मैं अलग अलग बताता हूं फटाफट, है ना। ब्याज और भुगतान 20% है, देखेंगे, है ना। राज्यों का कर और शुल्क हिस्सा 22% है। राज्यों का जो क्या होता है, जैसे ही जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ ना, तो राज्यों की जितनी भी सारी टैक्स थी, बहुत सारी टैक्स थी, शराब को छोड़ करके, एक्साइज टैक्स को छोड़ करके, जितनी भी प्रकार की टैक्स थी वो अब केंद्र सरकार डायरेक्टली लेती है थ्रू जीएसटी के थ्रू ना अब केंद्र सरकार लेती है। तो केंद्र सरकार लेने के कारण केंद्र सरकार को वापस वो पैसे करना पड़ता है। तो वो पैसा जो होता है वो 22% हिस्सा होता है। पूरे 100 रुपए में से 22 रुपए होते हैं, मतलब 100% में से 22% वापिस राज्य सरकार को करना होता है। तो सर्वाधिक पैसा इन्हीं को देना होता है सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। तो बजट में जितना भी प्रावधान हुआ है तो 22% जो पैसा होगा वो वापिस राज्य को दिया गया है। आप ध्यान रखेंगे, सरकार को किस स्रोत में दूसरे सर्वाधिक प्रतिशत पैसे देने होते हैं। अगर दूसरे क्रम में बात करेंगे तो देखिए मेरे ख्याल से 20% ही है। ब्याज भुगतान, अब मुझे ये बताओ, वर्ल्ड बैंक से पैसा ले लिया, ब्रिक्स से पैसा ले लिया, एशियान से पैसा ले लिया, और कुछ 2-4 बैंक बताओ भाई, कोई भी और बैंक है ना, ढाका में क्या है एक ऑफिस यार, बीमस्टेक बोल लेते हैं, या और कुछ है ना, G20 बोल लेते हैं। इन सब से अगर पैसे ले लिए तो ये भाई फ्री में तो नहीं देगा ना, ये सब उधारी में देते हैं, जिसमें 4%, 5%, 2%, 6% अलग अलग ब्याज लगाते हैं। तो इन्हीं ब्याज को चुकाने के लिए सरकार को बहुत मोटा रकम देना पड़ता है, जो कि पूरे हिस्से का, पूरे 100 रुपए का 20 रुपए होता है, 20% होता है। आप ध्यान रखेंगे, पूरे 100 रुपए का 20% पैसा, मतलब आप समझ लिए 1/5 मतलब 1/5 पैसा जो है सरकार को ब्याज के रूप में देना पड़ता है दूसरे को, जिसका कोई काम नहीं आता, मतलब उसको हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट में काम ही नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से है। और कृषि से जुड़े हुए प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्योंकि किसान हम सभी लोग हैं। लेकिन हाँ, उसके अलावा इसमें कुछ अगर आपको इंपॉर्टेंट, देखो सब्सिडी में पहले बहुत ज्यादा पैसा जाता था, लेकिन अब नहीं जा रहा है। सब्सिडी काफी कम कर दी गई है, गैस में सब्सिडी कम कर दिया गया, पेट्रोल में सब्सिडी कम कर दी है, बहुत सारी जगह। तो 6% ही चीजें जो है सब्सिडी में दिया जाता है। और उसके अलावा देखो, केंद्रीय क्षेत्र स्कीम, जो केंद्र सरकार द्वारा स्कीम चलाई जाती है, जैसे मैं बता, प्रधानमंत्री सड़क योजना है ना, 60% सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, 40% जो है स्टेट गवर्नमेंट का होता है, ऐसे करके। और कंप्लीटली 100% जो होता है वो जो सरकार का, उसका है 16% हिस्सा। जो 100% स्पॉन्सर होते हैं ना, उसमें 16% हिस्सा खर्चा होती है। लेकिन स्टेट के साथ जो कोलैबोरेशन होता है, जिसमें 60-40 का होता है या 50-50 का होता है, जैसे मनरेगा है, वही रोड वाला बताया है, या नल जल योजना, कुछ जैसे आप देख लेना, वो सिर्फ 8% पैसा जाता है। तो पेंशन में 4% पैसा जाता है। पेंशन तो सरकार लगातार खत्म करने के ही फिराक में है, और लेकिन 4% हिस्सा पेंशन में जाता है, क्योंकि जितने भी सेना से रिटायर्ड होते हैं, स्कूल टीचर रिटायर्ड होते हैं, उन सभी को पेंशन देना होता है सरकार को। तो हमने ये जाना, ये समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 22 से पहले मैं ये समझा देता हूं आपको, है ना। एक क्वेश्चन इस तरफ है, कृषि जिला कार्यक्रम के तहत कितने जिलों को शामिल किया गया है। 100 जिला को शामिल किया गया। इसके लिए योजना है प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना। इस स्क्रीन पे देख सकते हैं ना, इसमें दिया हुआ है प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना, कृषि जिला विकास कार्यक्रम। इसके तहत 100 जिलों को विकास किया जाएगा। पूरे
इंडिया में पूरे भारत में 100 जिलों को चिन्हांकित किया जाएगा, जिसके लिए 1.7 करोड़ का मदद किया जाएगा। उसी प्रकार से कपास उत्पादन मिशन के लिए 5 वर्षीय मिशन बनाया गया है। बिहार में मखाना बोर्ड, व्हाइट कलर का मखाना होता है ना दोस्तों, जिसको खाने के लिए बोला जाता है, लेकिन वो काफ़ी महंगा होता है और खा नहीं पाते हैं, वही चीज़ है। ठीक है, तो बिहार में मखाना बोर्ड का वो किया जाएगा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश नहीं, बिहार में। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन से जगह मखाना बोर्ड का गठन किस राज्य में करने की सरकार ने प्रस्ताव किया? तो कहाँ? बिहार में। उसी प्रकार से और केसीसी लोन, केसीसी लोन मेरे ख्याल से अगर किसान हो तो सभी लोगों को पता है कि 3 लाख तक की लिमिट थी, है ना। केसीसी लोन की लिमिट, केसीसी लोन की सीमा कितने लाख तक बढ़ाई गई है? 5 लाख। पहले कितना था? 3 लाख। पहले कितना था? 3 लाख। अभी कितना कर दिया गया है? 5 लाख। ध्यान रखेंगे। दलहन आत्मनिर्भर योजना कितने वर्ष के लिए इन्होंने मिशन चलाया हुआ है? 6 वर्ष के लिए। ध्यान रखेंगे, दलहन को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, क्योंकि भारत सरकार बोलते हैं यार, भारत में इतने दलहन उत्पादन होता है लेकिन कंजप्शन भी इतना ज़्यादा है, हम लोग इतना दाल खाते हैं कि हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। इसलिए दलहन को बहुत अच्छे तरीके से और उत्पादन बढ़ाने के लिए 6 वर्षीय मिशन चालू किया गया। देखिए, दलहन उत्पादकता को कितनी वर्षीय मिशन में शामिल किया गया? कितने वर्षीय में? 6 वर्ष में। 25 नंबर का देखिए, कपास उत्पादकता को कितने वर्षीय मिशन में? 5 वर्ष में। ये कपास का बताया 5 वर्षीय मिशन है। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक के रूप में किसे माना गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे उत्प्रेरक घोषित किया? भारतीय डाक को। भारतीय डाक को उत्प्रेरक माना है, क्योंकि ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये उत्प्रेरक, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक के रूप में भारतीय डाक को माना है, क्योंकि भारतीय डाक के द्वारा ही छोटे छोटे बीमा, लोन और जितने भी सेवाएं होती हैं ग्राम स्तर में भारतीय डाक के द्वारा होती। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, वो एमएसएमई से है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। आप देखेंगे ये लेफ्ट साइड की स्क्रीन में आ जाइए दोस्तों, यहाँ दिखते हैं, है ना। पहले सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग और मध्यम उद्योग के बारे में बात करते हैं। इसमें क्वेश्चन है ना, इसमें क्वेश्चन है, मैं यहाँ से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले जो सूक्ष्म उद्यम को बोला जाता था, वो 1 करोड़ के जो उद्योग होते थे ना, निवेश करते थे ना, उसको बोला जाता था सूक्ष्म, लेकिन बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 2.5 करोड़। उसी प्रकार से लघु उद्यम को बोला जाता था 10 करोड़ अगर आपने फंसाया है तो बोला जाता था, मतलब इन्वेस्ट किया है तो बोला जाता था कि भाई वो लघु उद्योग, लेकिन बढ़ा के कितना कर दिया गया? 25 करोड़। 50 को 125 करोड़, मध्यम के लिए कितना? 50 से 125 करोड़। अगर ये इन्वेस्टमेंट के मामले में, सेम टर्नओवर के मामले में देख लेते हैं। पहले टर्नओवर मतलब आप साल भर में कितने रुपए के व्यवसाय कर रहे हो। अगर मैंने 1 लाख रुपए का पैसा फंसाया है तो रोज में अगर कितना 30,000 रुपए का धंधा कर रहा हूं, रोज नहीं यार, महीना, तो 12 या 36 में 3,60,000, इसको बोलते हैं टर्नओवर। समझ में आया क्या? फिर से समझाता हूं, सुनो। 1 लाख मैंने राष्ट्रीय सितार गुटखा लिया, ठीक है, और उसका फिर मैं व्यापार कर रहा हूं, और महीना में ना 30,000 रुपए का व्यापार कर रहा हूं हर महीना। तो हर महीने के हिसाब से 12 महीना मैंने कितना किया? 12 या 36, तो 3,60,000 रुपए का मैंने व्यापार किया। ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। 1 लाख रुपए मेरा इन्वेस्टमेंट था और मेरा टर्नओवर 3,60,000 है। मेरा टर्नओवर 3,60,000, इसमें मैंने कमाई नहीं बोला है। देखो, मैं नुकसान में भी हो सकता हूँ, फायदा में भी हो सकता हूँ, तो कमाई का कहीं जिक्र नहीं होता है। ध्यान रखना है आप लोगों को, कमाई का कहीं भी जिक्र नहीं होता है सूक्ष्म, लघु और मध्यम में। सिर्फ निवेश और टर्नओवर की होती है। तो टर्नओवर मैंने बता दिया, समझा दिया। उसी प्रकार से टर्नओवर के लिए देख लीजिए, सूक्ष्म के हिसाब से 5 से 10 करोड़ हो चुका है। पहले 5 करोड़ तक के टर्नओवर को माना जाता था सूक्ष्म, लेकिन अब माना जाता है 10 करोड़ तक होना चाहिए, तभी हम सूक्ष्म मानेंगे। लघु को बढ़ा करके 50 से 100 कर दिया गया है। 100 करोड़ में है ना, 250 को 500 करोड़ कर दिया गया। क्लियर है? मैं उसी चीज को यहाँ पे लिखा हूँ, ये पीडीएफ आप लोग को शेयर हो जाएगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। हाँ दोस्तों, अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों तक शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। जल जीवन मिशन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको 2024-25 तक कंप्लीट करना था, लेकिन ये लगातार बढ़ा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, जल जीवन मिशन की समय सीमा किस वर्ष तक बढ़ा दी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 2028 तक हर घर नल योजना आप तक पहुंच जाएगा। अगर आपके घर में नहीं पहुंचा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम मोदी सरकार तक पहुंचाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, सरकार शहरों के विकास के लिए शहर चुनौती निधि जारी की है। क्या होता है? शहर चुनौती निधि जारी की है। वो कितना निधि है? 1 लाख करोड़। आपके प्रकार मतलब आप अगर शहर में रहते हैं, जैसे रायपुर है, भिलाई है, दुर्ग है, कोरबा है, बिलासपुर है ना, जगदलपुर है, तो इन सब शहरों को, इसी प्रकार से और भी शहरों को 1 लाख करोड़ रुपए दिया जाएगा। इस मद में क्या है? स्मार्ट सिटी बनाना है या कोई इंफ्रा जैसे विरासत है, म्यूजियम है, उस सबको रेनोवेट करने का काम कर दिया जाएगा। उड़ान का फुल फॉर्म क्या था? उड़े देश का आम नागरिक। इसको इंग्लिश में लिख लेना ऐसे, उड़ान।
उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। उसके तहत कितने नए एयरपोर्ट की बनेंगे? 120। उड़े देश का आम नागरिक मतलब इसमें कहा जाता है कि हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी भी क्या उड़ान भरेगा। उड़ान भरेगा मतलब हवाई जहाज में 1000 रुपये के अंदर, 1500 रुपये के अंदर जो है टिकट रखा जाएगा, ऐसा बोला जाता था, मतलब ताकि आप अपने मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी को घुमा सकें। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 के हिसाब से 120 नए एयरपोर्ट का सैंक्शन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, है ना, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर पर्यटन क्षेत्र में कितने पर्यटन स्थल का विकास करेगी? हर राज्य की बात है। हमारे छत्तीसगढ़ के 50 ऐसे पर्यटन स्थल चिन्हांकित होंगे जिसको पर्यटन के रूप में विकास किया जाएगा। छत्तीसगढ़ हो, उत्तराखंड हो, झारखंड हो, हिमाचल हो, सभी प्रकार के उसको किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, पर्यटन क्षेत्र में प्रचलित होम स्टे, अगर आप दोस्तों लोग बस्तर के रहने वाले हैं या सरगुजा के रहने वाले हैं, है ना, या किसी और राज्य के वीडियो सुन रहे हैं, तो होम स्टे का कॉन्सेप्ट आप सभी को पता है कि होम स्टे में लोकल चीज़ों को बढ़ावा दिया जाता है, उसके तहत अब लोन प्राप्त होगा। अगर अभी भी आप बेरोजगार हैं और करना चाहते हैं कोई बिजनेस, तो अगर आपके घर में बस्तर क्षेत्र है तो आप होम स्टे चालू करो, है ना, और मुद्रा लोन भी आपको मिलेगा। मुद्रा लोन अब मिलेगा, ये मुद्रा लोन सैंक्शन हो जाएगा होम स्टे के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ठीक है। उसके अलावा मैं बता चुका हूँ कि फेलोशिप में ये चीज़ें हो चुकी है। अब देखते हैं लेफ्ट साइड में स्क्रीन, 2 मिनट में इसको समाप्त करते हैं। IIT में क्षमता विस्तार होगा, सभी जिला में डे केयर से कैंसर हॉस्पिटल होने वाले हैं। देखो क्या होता है, कैंसर हॉस्पिटल के लिए हमको राज्य के कोई बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, लेकिन अब जिला अस्पतालों में ये चीज़ें होने वाली है। उसके अलावा अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला जो कि इनोवेशन से रिलेटेड है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट है, एक मिनट, हाँ, इसमें जो इम्पोर्टेंट एक चीज़ बताता हूँ, मेरे को पता नहीं आपको समझ में आएगा नहीं आएगा, लेकिन ट्राई करते हैं। देखो 7 अलग अलग प्रकार के टैरिफ होते थे जो कि चार्जेस करते थे राज्यों पे या गाड़ियों पे, इस प्रकार उसको हटा दिया गया। दूसरा है, एक से अधिक उपकर या सेस नहीं लगाया जाएगा। देखो पहले एजुकेशन सेस होता था, एजुकेशन सेस लगाया जाता था, फिर उसमें स्वच्छता सेस लगाया जाता था, लेकिन अब बोला है एक से अधिक सेस नहीं लगाया जा सकता है। सेस चार्जेस बोलते थे। अगर आप कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओगे ना, तो वहाँ 1% सेस चार्जेस करके लिखा होता था, तो उसको अभी हटा दिया गया है। उसके अलावा सब कुछ दवाई जो है उसमें से भी टैक्स को कम किया गया है, ठीक है। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं, ये जो इसको मेल स्क्रीन में कर देता हूँ। जो अगर आप लोग जॉब वाले हैं या आपके फैमिली में कोई जॉब वाले हैं, तो पहले था कि भाई 8 लाख रुपए तक का कोई टैक्स नहीं लगता था। अब ये 12 लाख तक है ना, ये 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर कोई 12 लाख से ज़्यादा कमाता है तो क्या उसको टैक्स लगेगा? डेफिनेटली लगेगा। अगर कोई 12 लाख से ज़्यादा लगाता है तो यहाँ से 4 लाख तक का कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके बाद 5% के लिए टैक्स लगेगा 4 से 8 लाख में, 8 से 12 में उसको 10% लगेगा, 12 से 16 में 15% लगेगा। अगर आप 20 लाख तक कमाते हैं तो यहाँ तक आपको टैक्स लगेगा। जितना आप कमाते हैं उतने सेक्शन के लिए टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आपका इनकम 12 लाख से कम है, अगर आपका इनकम 12 लाख से कम है, 12 लाख से कम है ना, तो 12 लाख तक को किसी भी प्रकार से कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। उस समझ गए? तो 12 लाख तक कमाई है, कोई टैक्स नहीं दीजिए, ठीक है। हमारे यहाँ प्रोग्रेसिव टैक्स चलता है दोस्तों, ठीक है, प्रोग्रेसिव टैक्स चलता है। तो ये तो इस प्रकार से, लेकिन हाँ, वो एक्चुअल जो छूट है वो 12,75,000 होने वाला है। 12,75,000 अगर आप कमाते हैं तो किसी भी प्रकार से कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसी के साथ दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। भारत सरकार के बजट को मैंने आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। CGPSC एग्ज़ाम के लिए काम आएगा, CG व्यापम के लिए काम आएगा, SSC के लिए काम आएगा, रेलवे के लिए काम आएगा। अगर आप UPSC की तैयारी करें तो उसके लिए भी काम आएगा, और कोई भी अलग अलग स्टेट PCS कर रहे हैं तो उसके लिए भी काम आएगा डेफिनेटली। 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली इस साल बजट से आप देख सकते हैं। इसी के साथ अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये हमारा YouTube का QR कोड है, प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये हमारा लिंक है। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।